बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। पब में बेशुमार लड़के और लड़कियां म्यूजिक के नाम पे बेहंगम तरीके से बुरी तरह नाच रहे थे। कुछ लोग यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आ जा रहे थे। नाइट पब में आज डिस्को नाइट मनाई जा रही थी। सारा पब रंगीन लाइटों से मुनव्वर हो रहा था। सामने से एक लड़की शराब के नशे में दूध लड़खड़ाती हुई आ रही थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत और हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। वो लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई बल से टकरा गई। बल जो पूरी शिद्दत से नाच रहा था एकदम से रुक के अपने कंधे को देखने लगा। उस लड़की के गले में खूबसूरत सोने की चेन थी। पहले बल ने लड़की का जायजा लिया और वो उसे पहली नजर में अच्छी लगी। लड़की हो तो तुम जैसी, बल ने दिल ही दिल में कहा। बर्लन, मैं इस पब के अंदर जो बेहंगम नाच गाना हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इस खुशी में हो रहा था कि रूस की फुटबॉल टीम ने मुखालिफ टीम को बदतरीन शिकस्ते दोचार किया था। सब बेहद खुश थे और बल को खुद भी एक एनर्जेटिक और खूबसूरत लड़का था। उसे खूबसूरती अट्रैक्ट भी करती थी, इसलिए उसकी कमजोरी खूबसूरत लोग थे। और ये लड़की जो बेहद खूबसूरत थी उसके कंधे पे हाथ रख के खुद को गिरने से बचा रही थी। बल ने हाथ बढ़ा के उसे संभाला। बाहर चले, बल ने पूछा। मगर पब के अंदर बेहंगम म्यूजिक की ऐसी तेज आवाज थी कि उस लड़की ने कुछ भी नहीं सुना। बल ने पी नहीं थी, मगर वो लड़की पूरी तरह नशे में धुत थी और इसी वजह से बेसुध हो रही थी। बाहर चले, यहाँ बात ना हो सकेगी। बल ने उसके कंधे को झंझोर डाला। लड़की ने खुमार आलूद नजरों से बल को देखा और फिर उसे देख के अस्बात में सर हिला दिया। बल ने लड़की को सहारा देख के पब से बाहर ले आया और ऐसा करने में उसे काफी मुश्किल पेश आई क्योंकि लोगों का ना खत्म होने वाला हुजूम था। बाहर रात की तारीकी न होने के बराबर थी क्योंकि रात की तारीकी को शहर की रोशनी ने दूर भगा दिया था। वो लड़की अभी भी बल के सहारे खड़ी थी। तुम कहाँ से आई हो? बल ने मालूम करना चाहा कि वो कौन है। मैं, वो इतना कह सकी और बेहोश हो गई और बल के हाथों में झूल गई। एक नई मुसीबत गले पड़ गई। बल ने उसे बाहों में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से गाड़ी का लॉक दरवाजा खोला और उसे बैक सीट पे डाल दिया। फिर उसकी पर्स की तलाशी लेने लगा। उसका आईडी कार्ड उसने बैग में सर्च किया, पर मेकअप और पैसों के अलावा बल के हाथ में कुछ न लगा। इसलिए बल को उसका नाम और रिहाइश का कुछ पता ना चल सका। मैं इस हसीन बला को कहाँ ले जा सकता हूँ, वो सोचने लगा। बैठे बिठाए नई मुसीबत गले पड़ चुकी है। वो कार में बैठा, उसने चाबी घुमाई और कार स्टार्ट हो गई। बैक सीट पे पड़ी लड़की की आंखें झटके से खुली, मगर वो बदसूर ऐसे पड़ी रही। उसके खदो हाल तब्दील होने लगे। अब कार सड़क पे रवां दवा थी। वाह, आज तो कुदरत ने खुद मुझे एक खूबसूरत मौका फराहम कर दिया। क्यों ना इस मौके से खूब फायदा उठाऊं? बल दिल ही दिल में हंस रहा था। उसने बैक मिरर पे लड़की को देखा। वो ऐसे सीट पे पड़ी हुई थी। वो बड़ा अमीर था और आजकल तन्हा भी था। उसकी बीवी निक्की एक जानलेवा हादसे का शिकार हो चुकी थी और बल उसके बाद तन्हा था। कई लड़कियों ने उसकी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश की, मगर वो ऐसा न कर सका। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, मगर ऐसा भी नहीं था कि वो लड़कियों को चाहता न था। दरअसल वो अपने बिजनेस को पूरा टाइम दे रहा था, इसलिए वो किसी लड़की के साथ अट्रैक्ट ना हो सका। इसके पास सब कुछ था, मगर प्यार नहीं था। और जब उसके पास कुछ भी नहीं था तब उसकी जिंदगी में प्यार था। उसने सब कुछ हासिल करने के लिए प्यार की कुर्बानी दे डाली। निक्की एक 35 साल की औरत थी, मगर वो कई शोहरों को भुगतने के बाद बिलाहिर उसने शादी के नाम से तौबा कर ली। वो एक कामयाब बिजनेस वुमेन थी। कारपोरेट में वो एक मोतबर नाम थी। उसके बिजनेस की साख बड़ी मजबूत थी। उसकी 5 की 5 शादियां पेदर पे नाकाम हो चुकी थी। वजह उसकी बदसूरती थी। उसने अपनी बदसूरत चेहरे को दौलत से बदलने की बड़ी कोशिश की, मगर हर बार प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो मजीद बुरी लगती। पहली शादी उसकी 20 साल की उम्र में हुई। उसका शोहर एक अमीर तरीन शख्सियत था, मगर अमीरी तो निक्की को भी विरासत में मिली थी और उस आदमी ने सिर्फ दौलत की वजह से उसके साथ शादी की कि इसकी दौलत में मजीद इजाफा हो जाएगा। तभी वो शादी के बाद उसे वो प्यार न दे सका जो निक्की का हक था। दूसरी लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखता और निक्की की तरफ देखता भी ना। मगर निक्की तब इतनी बदसूरत नहीं थी।
वो गंदमी रंग की मालिक थी। अचानक वो बाल झड़ना जैसी बीमारी का शिकार हो गई। उसके बाल जगह जगह से गंजपन का शिकार हो गए। उसने इस बीमारी की रोकथाम के लिए खूब कोशिश की, मगर वो पूरी तरह से गंजी हो गई। एक तो बदसूरत थी, ऊपर से गंजपन ने उसमें 4 चांद लगा दिए, इसलिए माइकल ने उसे तलाक दे दी। वो बहुत रोई, मगर नाकाम शादी कामयाब ना करा सकी। दूसरी शादी उसकी बड़ी जल्दी हो गई उसके घरेलू नौकर एडम से। एडम तो गरीब था, मगर दिल का बड़ा अच्छा था। बस उसकी एक बीमारी थी और वो जब बात करता तो उसके मुंह से बदबू के भुपके उठ के सामने खड़े शख्स को पागल कर देते। इसलिए इस बार निक्की ने एडम की बीमारी बर्दाश्त ना की और उसे छोड़ दिया। एडम का खूबसूरत वजूद उसकी बीमारी के पसे नजर में गुम कर दिया गया और वो तन्हाई में उसकी ये बीमारी बर्दाश्त ना कर सकती थी। ये शादी उसके घर वालों की मर्जी से हुई, इसलिए निक्की के बाप ने एडम का इलाज शुरू कर दिया। मगर बीमारी का पता लगते ही फौरन अपनी बेटी के फैसले को सराहा और एडम को चलता कर दिया। निक्की इकलौती औलाद थी, उसका बाप निक्की का घर बसाना चाहता था और जिंदगी में सब कुछ निक्की के नाम कर दिया था। वो निक्की के बच्चे देखने का ख्वाहिशमंद था, मगर उसकी बेटी की बदसूरत चेहरे की वजह से उसकी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो गई थी। इसलिए 2 शादियों के पेदर पे नाकामी के बाद निक्की के बाप ने उसे बिजनेस में मसरूफ कर लिया। 1 साल के बाद जो भी निक्की को देखता, एक बार देखने के बाद निगाह चुरा लेता। उसके चेहरे का गोश्त जगह जगह से लटक गया, उसकी नाक चिपटी हो गई, होंठ भरे भरे जैसे फूले हुए गुब्बारे। ये सब एक बीमारी थी जिसमें इंसान वक्त से पहले पूरा होने लगता है। ऐसे लगता है कि वो बड़ी उम्र का हो चुका है। शुरू में निक्की ने प्लास्टिक सर्जरीज के सहारे बीमारी को काबू किया, मगर वो इसमें नाकाम हो गई और ये काम निक्की के बाप की जान लेने पे तुल गया। वो पैसा पानी की तरह बहाने लगा, मगर बीमारी रुकने की बजाय बढ़ रही थी। उसके हाथों में भी जुड़ियां नजर आने लगी। तब अपनी दौलत और जायदाद को बतौर हथियार बना के उसने पेपर में इश्तिहार दिया, जो मेरी बेटी निक्की से शादी करेगा और शादी के 2 साल तक निभाएगा, मैं अपनी जायदाद उसके नाम पे कर दूंगा। नीचे नंबर और एड्रेस लिखा था। इश्तिहार के आने के बाद तो जैसे निक्की के लिए रिश्तों की लाइन लग गई। उसके बाप ने एक गरीब लड़के को निक्की के लिए चुना। निक्की भी अपनी बीमारी का मुकाबला कर रही थी, उसने हाँ कर दी, मगर उसे पता था कि उसके बदसूरत वजूद ने उसकी ये वाली शादी भी नाकाम कर देनी है, क्योंकि वो भी तो किसी की बीमारी बर्दाश्त ना कर सकी और उसे छोड़ दिया था। शादी धूमधाम से हुई। शुरू में निक्की सबील के साथ बड़ी खुश थी। दोनों हनीमून पे कई मुल्कों की सैर पे गए, मगर शादी के बाद सबील गुमसुम और परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा कि निक्की के साथ रहते हुए ये बूढ़ेपन की बीमारी कहीं इसमें मुंतकिल ना हो जाए। इसलिए सबील ने निक्की से दूर होने का फैसला किया। सबील जो कुछ निक्की और उसके बाप से हथिया सकता था हथिया लिया। अब वो निक्की को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तीसरी शादी से वो खुश थी, मगर ये भी टूट गई। इस शादी की नाकामी ने निक्की से ज्यादा इसके बाप जोसेफ पे असर डाला। इस पर निक्की ने बिजनेस और इलाज में खुद को मसरूफ किया। वो नहीं चाहती थी कि आइंदा इसकी जिंदगी मजाक बने, इसलिए वो दिन रात मेहनत करने लगी। उसका बिजनेस इतना फैला कि वो खुद हैरान रह गई। उसका बाप निक्की की औलाद चाहता था, इसलिए उसकी शादी पे संजीदगी से गौर करने लगा। मगर निक्की अब अपनी जिंदगी के साथ मजाक नहीं कर सकती थी। मगर इस बार उसके बाप ने ठीक 2 महीने के बाद एक दरमियानी उम्र मर्द ढूंढ लिया। वो एक छोटे कट कार का मालिक था। उसका छोटा कट जो 3 फुट और 11 इंच का था, मुज़हिका हैजी का सबब बना था। छोटे कद की वजह से वो आदमी बदसूरत लगता था और इसलिए उसे मुआशरे ने कबूल नहीं किया था। निक्की के बाप का ख्याल था कि इस बार शादी कामयाब होगी, मगर 3 शादियों की तलाक के बाद निक्की ऐसा नहीं समझती थी और उसने भी इनकार कर दिया। इस पर जेसन ने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तब बड़ी मुश्किलों से निक्की और माठे कट के मालिक जेसन की शादी हो गई और ये शादी काफी लंबे अरसे तक चली। मगर निक्की का बाप अपनी आखिरी ख्वाहिश लिए कब्र में चला गया, क्योंकि शादी से निक्की और जेसन की कोई भी औलाद पैदा ना हो सकी। अब निक्की 30 साल की थी और जेसन 22 साल के करीब था। मगर उन दिनों में अब झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि जेसन उसके साथ बेवफाई करने लग गया। अब जेसन के पास निक्की के बाप के दिए हुए पैसे थे और वो काफी खुश था। वो ड्रिंक करने लगा और दूसरी लड़कियों के साथ आने जाने लगा। बकूल निक्की के वो अपनी औकात भूल चुका था। निक्की बदसूर अपना इलाज कराने में मसरूफ थी, मगर उसे कामयाबी ना मिल सकी। दिन ब दिन वो कारपोरेट मार्केट में अपनी साख मजबूत कर रही थी और एक दिन उसने भी अदालत के तहत जेसन से अलहदगी हासिल कर ली। अब वो अकेली थी और जिंदगी से खुश भी थी। वो अब शादी नहीं करना चाहती थी। काफी अरसे तक वो अकेली रही। कई साल गुजर गए। इस बार वो कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाह रही थी। इस पे संजीदगी से गौर भी कर रही थी। 5 साल का अरसा उसने अकेले और सख्त मेहनत करते हुए गुजारा।
बल यूनि से बाहर निकला तो असबीला उसे ढूंढती हुई आई। उसके गले का हार बन गई। बल, तुम यूनि से फारिग हो गए, अब तुम जल्दी से कोई भी अच्छा सा जॉब ढूंढो और मुझसे शादी कर लो। हाँ बिल्कुल, अब यही तो जिंदगी में करना है। बल ने साइकिल के हैंडल को पकड़ा और उसे साइकिल के बीच में से निकालने लगा। वो साइकिल पे बैठा, उसके आगे असबेला बैठ गई। अब वो साइकिल चला रहा था। असबेला, कहाँ चलना है? बल ने पूछा। खैर, आज मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद डिश खिलाऊंगा। तुम मुझे बीच कॉर्नर ले चलो, वहाँ आज खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है। असबेला ने बताया। अभी ले जाता हूँ, बल ने कहा। वो बहुत खुश था और अपनी जिंदगी से मुतमिन भी था। वो और असबेला एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर बल यूनि में पढ़ रहा था और पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, इसलिए उसका गुजारा हो रहा था। मगर अब उसे जॉब ढूंढनी थी और जिंदगी में कुछ न कुछ बन जाना था। बल एक अकेला नौजवान था। बहुत से दूसरे लड़के लड़कियों की तरह उसके माँ बाप का कुछ अता पता नहीं था कि वो कैसे, कब और किस बीस पर इस दुनिया में पैदा हुआ और वो अपने माँ बाप की जायज औलाद था भी या नहीं। मगर उसकी इब्तदाई परवरिश यतीम खाने में हुई और वो अब खुद को यतीम ही कह रहा था। उसकी साइकिल बीच कॉर्नर पे रुक गई। बल ने साइकिल एक तरफ रोकी, असबेला के पास आया। माहौल में अच्छी रंगीनगी थी। लोग बीच पे खड़े नारेबाजी कर रहे थे, कुछ समंदर में नहा रहे थे और कुछ झींगे खा रहे थे। असबेला भी एक तरफ बैठ गई। बल दौड़ता हुआ उसके पास आके बैठा। दोनों मुस्तकबिल की बातें करने लगे और हंसी खुशी वो लम्हे गुजारने लगे। नक्की उस दिन यतीम खाने गई हुई थी, मगर उसे कोई भी छोटा नौमौलूद बच्चा ना मिल सका, क्योंकि यतीम खाने के सारे बच्चे बड़े थे। इसलिए उसे वापस खाली हाथ जाना पड़ा। वापस आने के बाद उसके चेहरे के खदो खाल बड़े बदसूरत हो गए थे, इसलिए वो अपने डॉक्टर के पास लंदन चली गई। इस बार लंदन में उसने सर्जरी के साथ साथ दूसरी मुकम्मल चेकअप भी करवाई। उसने अपने सारे टेस्ट करवाए और उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। वो नॉर्मल तरीके से माँ बन सकती थी, मगर इसके साथ कोई शादी करता तो वो माँ के रुतबे पे फाइज हो सकती थी। 4 शादियों की नाकामी के बाद वो काफी हद तक डर चुकी थी और एक नया तजुर्बा करने से कतरा रही थी। मगर डॉक्टर वाटसन ने उसे हौसला दिया, उसे काफी समझा के दुनिया में अब भी अच्छे लोग मौजूद हैं, तुम किसी को ढूंढो और डील करके उसके साथ शादी करो। जब तुम माँ बन जाओ तो अगर वो चाहे तो उससे अलहदा हो जाना, अगर ना चाहे तो साथ रहना, वरना दूसरी सूरत में तुम्हें सोरोगेस मम्मी बनना होगा। सोरोगेसी का तरीका नया तरीका था और ये उन औरतों के लिए था जो कि बांझ थी या फिर माँ बनने के अमल में पेचीदगी का शिकार हो चुकी थी। मगर डॉक्टर वाटसन उसे उम्मीद दे सकता था, दे चुका था और उसने इस बात पे सोचना शुरू कर दिया। मगर उसे सोरोगेसी के जरिए बेबी पैदा नहीं करना था, उसे नॉर्मल बेबी चाहिए था। वो वापस आ गई। वो 35 साल की थी और बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की मालिक थी। उसकी कंपनी में नई भर्तियां हो रही थी और हेड होने की वजह से वो खुद इंटरव्यूज ले रही थी। और जब उसकी नजर इंटरव्यू में आए हुए बल पे पड़ी तो वो उसे काफी हद तक अच्छा लगा। निक्की को जिंदगी में कोई तो अच्छा लगा और वो भी पहली दफा। इससे पहले जिन 4 मर्दों से उसकी शादी हुई थी वो इसकी मजबूरी थी। इन शादियों में कोई भी मोहब्बत नहीं थी, इसलिए वो कोई पसंद नापसंद के मयार तक पहुंची ही ना थी, बस हो गई थी। उसने सामने बैठे हुए लड़के बल के कागजात अच्छे तरीके से देखे तो उसे खुशगवार हैरत हुई, क्योंकि बल एक यतीम था और उसका कोई खानदान नहीं था। उसने बल से सवालात पूछना शुरू किए। वो उम्र में 35 साल की थी मगर लगती 60 साल की थी, इसलिए कि उसकी बीमारी ही ऐसी थी। उसने अभी सर्जरी करवाई मगर ये सर्जरी इतनी कामयाब ना हुई थी। बल चला गया और बाकी सारे इंटरव्यूज भी आराम से हो गए। उसने बल को अपनाने का फैसला कर लिया। अगला दिन बल की जिंदगी का बेहतरीन दिन था। उसे खुद कंपनी की तरफ से ज्वाइन करने का लेटर मिल चुका था। उसे इतनी जल्दी उम्मीद नौता थी, मगर वो खुशी से फूले समा न रहा था, इसलिए वो असबेला के पास चला आया। उसके हाथ में सूख फूलों का गुलदस्ता था और वो आते ही उसके गले का हार बन गया और उसे बाहों में उठा के कहा, असबेला, मुझे जॉब मिल गई, ये देखो मेरा ज्वाइनिंग लेटर। उसने कागज असबेला के सामने करते हुए कहा, तो इसका यही मतलब है कि कल से तुम्हें जूतों की दुकान पे जाने की कोई जरूरत नहीं। असबेला खुशी से उछल पड़ी। हाँ बिल्कुल, अब देखना तुम सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम दोनों एक हो जाएंगे। मुझे तुम पे यकीन था डियर, असबेला ने उसके गले लगते ही कहा, और मुझे खुद पे। अब मैं पैसे जमा करूंगा ताकि मैं एक अच्छा घर बना सकूं और फिर तुम उस घर को सजाओगी, संवारोगी और जब मैं शाम को थका हारा घर लौटूंगा तो तुम मेरे गले लगोगी और फिर हम अच्छा सा डिनर करने बाहर चलेंगे। तुम भी पूरे पागल हो, असबेला ने कहखा लगा के कहा। हाँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। बल ने उसके रुखसार पे हाथ फेरा। वैसे अभी तो एंजॉय करो, शादी के बाद बच्चे और फिर उन्हें संभालने की मुसीबतें। तुम मर्द क्या जानो कि हम औरतें घर कैसे चलाती हैं। मैं तुम्हारे बच्चे बड़े प्यार से पालूंगा। बल हंसा। क्यों,
क्या वो तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे? अजबेला बुरा मान गई। वो तो हम दोनों के बच्चे होंगे और हम दोनों उन्हें बहुत ज्यादा प्यार से पालेंगे और उनकी पूरी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे। बल ने दोनों हाथों से अजबेला का चेहरा पकड़ा। हाँ बिल्कुल, और हमारी जिंदगी बड़ी मसाली होगी। और फिर दोनों एक साथ हंसने लगे। आज बल का ऑफिस में पहला दिन था और वो अपना दिल काम में लगाने का पूरा कोशिश कर रहा था, मगर उसके पास कुछ खास काम नहीं था, जिस वजह से वो हैरत से इधर उधर देख रहा था और अपने कैबिन में बैठा हुआ कभी इस तरफ देखता तो कभी उस तरफ। उसकी तनहा भी बड़ी अच्छी थी और वो इस जॉब से बेहद खुश था। अचानक उसे इंटरकॉम पे उसकी बॉस ने अपने रूम में तलब किया। वो उठा और अपनी लेडी बॉस के कमरे में चला गया। उसने इजाजत ली और बॉस के सामने बैठ गया। बल, आज तुम्हारा पहला दिन कैसा होगा ये तुम पे है कि तुम पहले दिन यहाँ पूरी तरह से गुजार पाओगे या नहीं। निक्की ने उसकी तरफ गौर देखते हुए कहा। मैम, मैं समझा नहीं। उसने सामने बैठी हुई बदसूरत चेहरे वाली बॉस को देखा। उस पे दूसरी नजर डालना तक वो नहीं चाह रहा था। बल, तुम एक नौजवान हो, गरीब हो और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। अगर तुम अमीर बनना चाहो तो बड़ा आसान तरीका है, मगर मुझे तो नौकरी मिल चुकी है और मैं अपनी इस जॉब से खुश हूँ। बल ने कदरे जताया। तुम्हें ये नौकरी मैंने दी। तुम एक काबिल लड़के नहीं और न तुम इस फोर्स के अहल थे। मैं आपका मशकूर हूँ और जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। बल ने निक्की से कहा। अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरी आधी जायदाद और इस कंपनी के मालिक बन जाओ तो तुम्हें एक काम करना होगा। बल उसे हैरत से तकने लगा। उसे लगने लगा कि उसने कहीं पी तो नहीं। तुम मुझे हैरानगी से मत देखो, मैं सच कह रही हूँ। तुम चाहते हो कि तुम अमीर बनो और दौलतमंद कहलाओ। निक्की उसे देखने लगी। हाँ जी, दौलतमंद होना तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो दौलतमंद हो। बल ने कहा। बिल्कुल, मगर मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मैंने तुम्हें नौकरी इसलिए दी क्योंकि तुम गुर्बत में पले बढ़े और तुम्हें इस नौकरी की जरूरत थी, मगर तुम इस पोस्ट के अहल नहीं थे। मैंने तुम्हें रखा क्योंकि तुम मुझे पसंद आए और अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करूंगी और ये कंपनी भी। निक्की रुकी और बल को देखा। बल के चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। बल ने निक्की के चेहरे को देखा। वो इस दुनिया का सबसे अजीब चेहरा था। उसे लगा कि ये बुढ़िया सठिया गई है, तभी ऐसी बेकी बातें कर रही है और तुम इनकार करते हो तो तुम्हें इस नौकरी से भी हाथ धोने होंगे। निक्की ने उसके सर पे बम फोड़ा। बल ने दोनों होठ आपस में जमाए। वो बदसूर उसी तरह खामोश था। और शादी से पहले मेरी कुछ शराइत भी हैं। निक्की ने उससे पूछा। वो दो टूक ऐसी बात कर रही थी जैसे कि किसी चीज का सौदा कर रही हो। कैसी शराइत? बल को अपना मुंह खोलना ही पड़ा। दरअसल बल, तुम्हारी तरह मैं भी अकेली हूँ। मेरे मरने के बाद ये सब कुछ ट्रस्ट को चला जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं शादी कर लूँ, इस जायदाद का कोई एक वारिस पैदा करूँ। मैं और तुम तब तक शादी के बंधन में बंधे रहेंगे जब तक मैं माँ नहीं बन जाती। निक्की ने उसे देखा। मगर मैम, मुझे नहीं लगता कि आप माँ बन जाएंगी। बल ने जल्दी से कहा। उस बदसूरत बुढ़िया को देखो और उसकी ख्वाहिश को देखो। बल दिल में गोया हुआ। क्यों कहा तुमने ऐसा कि मैं माँ नहीं बन सकती? निक्की जैसे अपनी जगह से उछल पड़ी। मैम, आपकी एज ज्यादा है। बल ने उसके चेहरे से अंदाजा लगा के कहा। मेरी उम्र सिर्फ 35 साल है और ये सब बकवास जो मैं कर रही हूँ डॉक्टर से मशवरा करके कर रही हूँ। मगर आप तो बहुत ज्यादा उम्र की लगती हैं। बल बात करने वाला था कि निक्की ने उसकी बात काट दी। लगती हूँ मगर हो नहीं बल, ये किस्म की बीमारी है जो लाखों में से किसी एक इंसान को लगती है। इसमें इंसान वक्त से पहले बूढ़ा और उसका चेहरा बदसूरत हो जाता है। मैं इस बीमारी का शिकार हूँ। मेरी सिर्फ जाहिरी हालत ऐसी है, अंदर से मेरी उम्र उस नौजवान औरत की जैसी है जिसके अंदर जज्बात का ठाटे मारता समंदर होता है। ओके मैम, मैं इस बारे में कल तक सोच के जवाब दूंगा। बल ने धीमे लहजे में कहा। वो उठा और जाने लगा। निक्की ने भी उसे रोका नहीं जाने दिया और वो अपने रूम के बजाय बिल्डिंग से निकलता चला गया। अब वो ऑफिस से बाहर था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। वो सीधा चलता गया। अब वो सड़क किनारे सुस्त कदमों से जा रहा था। वो न जाने कितनी देर चलता रहा, उसे कुछ पता न चल सका। वो काफी देर तक बड़ी दूर निकल आया, मगर उसके दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई थी। वो दिल से बेबस था। कितने अरसे से अजबेला को चाहता था। उसकी दिली तमन्ना भी थी कि वो अमीर बन सके। अब किस्मत उसे एक मौका दे रही थी तो वो इससे भरपूर फायदा उठा सकता था। वो बड़ी जल्दी और कम अरसे में अमीरों कबीर बन सकता था, मगर उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। वो अपनी मोहब्बत को खो सकता था, मगर किसी ने क्या खूब कहा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो एक फैसले पे पहुंच गया। अगले दिन वो सज-धज के तैयार हुआ। उसने पहले अजबेला से बात करने का सोचा। पहले वो काफी घबराया, मगर फिर मुतमिन हुआ। अजबेला से वो ये बात छुपा तो नहीं सकता था। उसका ख्याल था कि वो उसे समझाएगा और वो समझ आएगी। वो ऑफिस आया। उसने ज़हनी तौर पे इस फैसले के लिए खुद को पहले से तैयार कर रखा था।
उसने काफी इंतजार किया मगर निक्की ने उसे ना बुलाया। उसने मालूम किया तो उसे बताया गया कि आज मैन ऑफ वे हैं। उसे शदीद मायूसी हुई। उसे लगने लगा कि शायद वो बदसूरत औरत नशे में धुत होके बकवास कर रही थी। उसका सारा दिन बेसुकूनी में गुजरा। छुट्टी हो गई तो वो वापस आया। उसने टाई की नाट ढीली की शर्ट उतार के फेंकी। बिना शर्ट के वो ऐसे ही बेड पे लेटा। वो गुस्से में ऐसे ही करता था। अचानक रूम का दरवाजा खुला। असबेला अंदर दाखिल हुई और उसके ऊपर गिर गई और उसे बेतहाशा चूमने लगी। बल हड़बड़ाया। उसने मुंह मोड़कर देखा। ओ तुम हो। मैं समझा कि कौन है जो ऐसी हरकत कर रहा है। बल तुम कल से राब्ता नहीं कर रहे, कोई परेशानी है क्या? हाँ मैं कुछ परेशान था। उसने इस बेला को खुद से दूर किया और उठ के बैठ गया। क्या परेशानी थी? कल तो मेरे ऑफिस आओ, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाना है। बल उठ के दोबारा शर्ट पहनने लगा। कोई बहुत मसले वाली बात तो नहीं? तुमसे कल मैं वहाँ बात करूँगा। आओ बाहर चलें। उसने असबेला से पूछा। बाहर से तो मैं अभी आई हूँ और फिर से जाने की बात कर रहे हो। बल क्या बात है? असबेला ने उसे अपनी तरफ घुमाया। असबेला कुछ भी नहीं, तुम कल मेरे ऑफिस आओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। अच्छा बाहर चलते हैं। असबेला ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई मगर उसका दिल कह रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। वो दोनों अब रूम से बाहर जा रहे थे और काफी देर पैदल चलने के बाद वो एक कॉफी शॉप के अंदर चले गए। वेटर उनके लिए 2 कॉफी का कप लेके आया। असबेला ने अपना मग उठाया और उसकी तरफ देखा। तुम कुछ परेशान हो, बताओगे नहीं? उनका अरसे का साथ था। असबेला उसे देख के समझ आती कि वो कुछ परेशान है। नहीं अभी नहीं, मैं कल तुम्हें बताऊंगा जब तुम मेरे ऑफिस आओगी। बल ने टेबल से अपना मग उठाया। ठीक है, असबेला ने सिप लेते हुए कहा। दोनों एक दूसरे से काफी देर तक देखते रहे। आज जब बल ऑफिस आया तो निक्की आ चुकी थी। बल को हैरत हुई और वो इंतजार करने लगा कि मैम उसे आज जरूर बुलाएगी। दूसरी तरफ उसने विंडो के शीशे से बाहर देखा तो बाहर सड़क पे बेशुमार गाड़ियां रमा दमा थी। वो असबेला का भी मुंसिर था। वो अकेला फैसला नहीं करना चाहता था ताकि कल असबेला अगर उसे इल्जाम दे तो वो जवाब तो दे सके। इसलिए जब तक असबेला न आई तब तक वो बेचैन रहा। अचानक इंटरकॉम बजा। उसके हालात की रूह वापस आई। उसने रिसीवर उठाया। नीचे काउंटर गर्ल की कॉल आई। सर आपसे मिलने कोई लड़की आई है। उसके कानों में रिसेप्शन की आवाज आई। जी उसे ऊपर भेजें, वो मेरी जाने वाली है। बल ने हिदायत दी। अब वो असबेला का मुंसिर था। उसने व्हीलचेयर घुमाई। वो मुड़ के देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। निक्की अपने रूम से निकली और किसी काम से बाहर जाने लगी। असबेला लिफ्ट से बाहर निकली और सीधा चलती हुई निक्की के बिल्कुल सामने आ गई। निक्की पे उसकी निगाहें ठहर गई। वो उसे हैरत से देखने लगी। असबेला भी उसे देखने लगी। इतना भी कोई बदसूरत हो सकता है? असबेला निक्की को देखे बोली और उस पे दूसरी निगाह गलत तक डाल न सकी। उसे नजरअंदाज करके सीधा बल के कैबिन में घुस गई। ये लड़की कौन है? निक्की मुड़ के उसे देखने लगी और हैरत का झटका तब लगा वो लड़की जब बल के रूम में दाखिल हुई। निक्की मुड़ी, चल के बल के कमरे के दरवाजे के पास रुकी। वो जानना चाहती थी कि वो लड़की कौन है। असबेला जब अंदर गई तो बल की पुश्ती और वो दीवार की तरफ देख रहा था। वाओ बल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो और तुम्हें कितना शानदार रूम मिला है। असबेला चलती हुई बल के कंधे तक झुक के कहा। बल ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और खुद उठ के उसकी अपनी कुर्सी पे बिठा दिया। असबेला तुम नहीं जानती कि जिस मसले में मैं गिरफ्तार हूँ तुमसे वही डिस्कस करना चाहता था। असबेला उसे देखने लगी। बल तुम्हें पता है अभी बाहर मैंने बड़ी ही खूबसूरत बदसूरत औरत को देखा। सच मानो तो मेरा एक निगाह देखने के बाद दूसरी दफा उसे देखने को जी नहीं किया। पता नहीं उसके घर वाले उसे कैसे बर्दाश्त करते होंगे। असबेला ने मजाक से कहा। बल उसे देखने लगा और खामोश हुआ। तुम बल कोई मसले की बात कर रहे थे? उसने सोचों में गुम बल के आगे हाथ लहराया। हाँ तुम उस औरत की बात कर रही हो, वो इस ग्रुप ऑफ कंपनी की मालिक है। बल ने उसे बताया। अच्छा, इतनी बदसूरत और उठेर उम्र, मुझे तो सच मानो कोई चुड़ैल लगी। क्या वाकई ऐसा है? असबेला ने हंसते हुए कहा। बल ने उसे दोनों शानों से थामा। उसे निक्की के बारे में बताने लगा। क्या तुम पागल तो नहीं? वो पागल हो चुकी है। उसकी उम्र तो देखो और ख्वाहिश, वो तुम्हें सिर्फ सब्ज बाग दिखा रही है। सब कुछ सुनने के बाद असबेला गुस्से से बोल पड़ी। वो वाकई सच कह रही है और उसे किसी साथी की जरूरत है, मगर वो साथी तुम नहीं। तुम अगर उसका साथ दोगे तो मुझे छोड़ना होगा और तुम उसकी बकवास सुनने के बाद उसके ऑफिस में बैठे हो। अगर कोई और होता तो उसके चेहरे पे थूक के कब का जा चुका होता। असबेला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर निक्की से शादी करके मैं सब कुछ पालूंगा और फिर जब उसका बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं उसे छोड़ के तुम्हें अपना लूंगा और हम बहुत खुश रहेंगे। मुझे तुम्हारी दूसरी बीवी नहीं बनना और अगर तुम फैसला कर ही चुके हो तो मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत। तुम जो कुछ करना चाहो करो, मगर उसके बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक ना होगा। असबेला उठ के जाने लगी।
निक्की ने अपने कानों से सब कुछ सुना और वो जल्दी से वहाँ से हट गई। अजबेला सिर्फ 2 ही साल की बात है। बल ने उसका हाथ पकड़ा, जिसे अजबेला ने झटक के छुड़ा लिया और गुस्से से चली गई। उसके जाने के बाद निक्की अपने रूम में चली गई। बल ने परेशानी से दोनों हाथों में अपना सर पकड़ा। निक्की कुछ सोचने लगी। उसने ये फैसला बल पे छोड़ा क्योंकि वो अजबेला की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। कुछ देर के बाद निक्की ने बल को अपने रूम में बुलाया। जी मैम, आपने याद किया? हाँ बल, तुमने क्या सोचा शादी के बारे में? निक्की ने अनजान बन के पूछा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बल ने इत्मीनान से कहा। तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है? इस सवाल पे निक्की ने अब फैसला करना था कि बल अगर झूठ बोलेगा तो वो इसे रिजेक्ट करेगी, क्योंकि इसे सब पता चल चुका था। हाँ, उसका नाम अजबेला है। मैं उसे आपसे मिलवाने के लिए बुलाया था, मगर वो मेरा ये फैसला सुन के नाराज हो गई और चली गई, बल ने कहा। तुमने सच कहा और मैंने इस बात पे सोचा भी। तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है जो हमारी शादी से दुखी हो सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करो। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रही। नहीं मैम, मैं आपस से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा अपना फैसला भी है, बल ने दोनों हाथ आपस में जोड़ के कहा। मगर तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड, निक्की ने कहना चाहा, वो भी नाराज है, मगर बाद में मेरे फैसले से बड़ी खुश होगी, बल ने यकीन से कहा। ठीक है, हम आज ही शादी करते हैं और मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी और ये कंपनी तुम्हारे नाम कर रही हूँ, मगर तुम तब तक शादी निभाओगे जब तक मैं माँ नहीं बन जाती। और अगर इससे पहले तुमने शादी या मुझे छोड़ने की कोशिश की तो सब कुछ दोबारा मेरे नाम हो जाएगा। मैं शादी निभाऊंगा और जब तक तुम माँ नहीं बनोगी तब तक कोई फैसला नहीं करूंगा। चलो उठो, सारे ऑफिस वालों का मुंह मीठा करें। निक्की अपनी जगह से उठी। ये फैसला बल का था, निक्की का इस पे कोई जोर न था। उसने मौके से फायदा उठा के आसानी से सब कुछ अपने नाम कराना चाहा। निक्की तो इस नौकरी से भी नहीं निकाल रही थी, मगर बल की आंखों पर लालच की पट्टी बन गई। उसे दौलत के अलावा कुछ नजर नहीं आया। अगले दिन दोनों ने मीडिया के सामने शादी की खबर सुनाई। ये खबर जब न्यूज में बेला ने सुनी तो गुस्से से टीवी बंद करके बाहर निकली। कुछ माह के बाद निक्की उम्मीद से हो गई। उसके वजूद के अंदर एक नई जिंदगी ने जन्म लिया। इस अरसे में बल ने अजबेला से राब्ते की बेहद कोशिश की, मगर अजबेला उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती थी। बल को जिंदगी में हर किस्म का ऐशो आराम मिल चुका था, मगर उसकी मोहब्बत उससे छिन गई और वो उसकी जिम्मेदार निक्की को समझने लगा। माँ बनते ही निक्की उससे अलहदगी लेने वाली थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। निक्की की डिलीवरी में बस चंद दिन रह गए। वो इंतहाई हद तक अपनी केयर कर रही थी, मगर एक दिन फिर वो हुआ जिसकी उसे तवक्को तक ना थी। डॉक्टर ने उसे थोड़ा थोड़ा चलने फिरने की हिदायत दे रखी थी। वो अक्सर कमरे में थोड़ी सी वॉक करती। उस दिन बल भी घर पे था। निक्की नीचे जाना चाह रही थी। उसने बल से कहा कि उसे नीचे ले जाए। बल ने उसका हाथ पकड़ा, उसे कमरे से बाहर लाया। पहली सीढ़ी पे कदम रखते ही निक्की ने बल का हाथ मजबूती से थाम लिया। दूसरी सीढ़ी तक खैर रही। चौथी पे कदम रखते ही बल ने पूरी कुव्वत से निक्की को धक्का दिया। वो सीढ़ियों पे लड़खड़ाती हुई फुटबॉल की तरह नीचे जाने लगी। निक्की की चीख की गूंज सारे घर में गूंज रही थी। अगर तुम बच्चा पैदा करोगी तो आधी जायदाद उसके नाम कर देती। मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए, बल ने नफरत से कहा। निक्की लहूरंग हो गई। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी और जब वो संगी फर्श पे पहुंची तो वो अपना पेट पकड़ के दर्द से बिलबिला रही थी। वो गैर यकीनी से बल को देखने लगी। मैं इस जायदाद में हिस्सेदार नहीं चाहता। तुम जैसी बदसूरत औरत को इतने अरसे बर्दाश्त किया, इस सब पे असुलन मेरा हक बनता है। बल उसके सर पे खड़े होके चीहा। बल ने निक्की के सर पे जोरदार लात मारी। उसका सर जोर से ग्रिल के नीचे बने दीवार से टकराया और वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। निक्की के मरने के बाद सब कुछ बल के नाम मुंतकिल हुआ। बल ने सबको यही बताया कि सीढ़ियों पे फिसलन की वजह से वो एक हादसे का शिकार हुई, मगर ऐसा नहीं था। निक्की के मरने के बाद वो अजबेला से मिलने गया, मगर उसके शोहर डेम से सामना हुआ। तब वो सर पकड़ के बैठा कि ये मैंने क्या किया। निक्की के मरने के बाद उसकी नजर में अजबेला की बेवफाई ने उसे तोड़ के रख दिया। उसने खुद को बिजनेस में दिन रात मसरूफ किया और लड़कियों से दूर हुआ। बल ने गाड़ी अपने बंगले के सामने रोकी और दरवाजा खोल के बाहर गाड़ी से निकला। उसने पिछली सीट का दरवाजा खोला, उस लड़की को गाड़ी से बाहर निकाला। ये पब में उसे मिली थी और अभी तक बेहोश थी। उसने बेहोश हसीना को बाहों में उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। वो उसे उठा के अपने कमरे में ले गया। तब हसीना ने झटके से आंखें खोली। बल ने उसे बेड पे डाला और उस पे झुक के उसके चेहरे पे हाथ फेरने लगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरी सोच से भी ज्यादा। बल ने उसके माथे पे होंठ रखे। लड़की के चेहरे पे धीरे धीरे तब्दीली होने लगी। उसका चेहरा निक्की के चेहरे में डल गया। मैं कोई खूबसूरत नहीं, बेहद बदसूरत हूँ। निक्की ने बल का चेहरा दोनों हाथों में लेके कहा और उसे उठा के अपने सामने किया। निक्की, तुम तो मर चुकी थी।
हाँ, और मुझे तुमने मारा था, निक्की ने कहा। अब वो लड़की पूरी तरह निक्की के रूप में डल चुकी थी। मगर तुम यहाँ कैसे? और अभी तो यहाँ कोई और थी, तुम उसके वजूद में ढल गए। तुम एक आत्मा हो ना? निक्की का कहकहा बड़ा भयानक था। मैं आत्मा नहीं, बल्कि मैं अब चुड़ैल बन चुकी हूँ। मैं तुमसे अपना इंतकाम लेने आई हूँ, वो चीखी। बल ने बेड से छलांग लगाई, बाहर की तरफ भागना चाहा, मगर निक्की का हाथ रबर की तरह लंबा हुआ। बल को गर्दन से पकड़ के बेड पे पढ़ा। वो किसी फुटबॉल की तरह उछला। बल की चीख अरताश की तरह कमरे में फैलने लगी। ये सब कुछ अब ट्रस्ट को जाएगा, तुम इन सब के हकदार नहीं। कमरे की अलमारी खुली, कागज उड़ के बाहर आए, हवा में पेन उड़ता हुआ आया और बल के राइटिंग टेब में वसीयत लिखने लगा। तुम खुदकुशी कर रहे हो। निक्की इस्तेज़ाइया हंसी। कमरे में रस्सी उड़ के आई, बल के गले में बंधने लगी। निक्की, तुम मुझे छोड़ दो। बल के पसीने छूट गए। तुमने मुझे मौत दी ना, मैं तुम्हें वही लौटा रही हूँ। उसने फैन से रस्सी बांधी, बल को रस्सी के जरिए गर्दन से लटकाया। बल की आंखें बाहर उबली हुई थी, नीचे वसीयत पड़ी थी। मैं बल बहोशो हास ये वसीयत तहरीर कर रहा हूँ कि निक्की को मैंने जायदाद की खातिर मार डाला था, मगर जिससे मैं मोहब्बत करता था, मेरी महबूबा ने मेरे साथ बेवफाई करके अच्छा नहीं किया। मैं इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकता और खुदकुशी कर रहा हूँ। इसलिए मेरे मरने के बाद मेरा सब कुछ ट्रस्ट को चला जाए। इसके आगे तारीख वक्त दर्ज था। कई दिनों के बाद लोगों को पता चला बल की रात सड़ चुकी थी, क्योंकि घर के बाहर निक्की ने बड़ा सा ताला डाल दिया था। नौकर ताले की वजह से घर में कई दिनों तक दाखिल ना हो सके। असबेला ने जब ये न्यूज चैनल पे देखी तो उसके साथ डैम बैठा हुआ था। डार्लिंग, लोगों को पता नहीं क्या होता जा रहा है, इतने अमीर होके खुदकुशियां कर रहे हैं। हाँ, अमीर संकी होते हैं, इतने माल के बावजूद उन्हें सुकून की नींद नसीब नहीं होती। डेम ने हल्का सा तबसरा करके चैनल तब्दील किया। असबेला को कोई दुख नहीं था। उसे लगने लगा कि बल को सिर्फ दौलत से मोहब्बत थी। अगर उसे प्यार करता तो कुछ तो उसके नाम छोड़ जाता, सब कुछ तो ट्रस्ट को दे दिया। अब जहन्नम में भल और निक्की एक साथ होंगे, असबेला ने सोचा और मुस्कुरा दी। वो जैसे भी थी पर अपनी जिंदगी में डेम के साथ इंतहाई खुश थी।